Hello learners, I'm Devopriya and I welcome you all in my YouTube channel Learn with Devopriya, where we learn various topics together, mainly related to engineering, science and mathematics. But there is no such limitations of topics. I may teach various short tricks too and also grammatical videos of English. So, hope you guys will enjoy learning here with me. This is the first ever video of this channel, and today in this video we are going to be learning about parallelogram law of forces. But before starting, let me clear you all that we all are learners, so never ever hesitate to correct me if I'm wrong. So without any further delay, let's get started. So before starting, let us first understand what a force is. एक फोर्स क्या है? तो जैसे कि मैंने यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखा है, force may be defined as an external agent which changes or tends to change motion of a body when applied. इसका मतलब क्या है? चलिए समझते हैं कि फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट या फिर एजेंसी है जिसको अप्लाई करने से कोई बॉडी का जो मोशन है वो चेंज होता है या फिर चेंज होने की कोशिश करती है. अब इसका मतलब क्या है? सपोज एक बॉडी रेस्टिंग पोजीशन में है, ठीक है. एक बॉडी ये रेस्टिंग स्टेट में है. अभी हमने एक्सटर्नल एजेंट फोर्स इस पे अप्लाई किया तो ये क्या करेगा? सामने स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन में मूव होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है. तो इसका क्या हुआ? स्टेट चेंज हुआ. या फिर ऐसा भी हो सकता था कि हमने ये एक बॉडी है, हमने एक एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई किया, ये मूव नहीं हुआ, इसका स्टेट चेंज तो नहीं हुआ लेकिन चेंज होने की कोशिश की गई, ठीक है. तो ये भी हो सकता है. या फिर ये एक बॉडी है जो कि यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, फॉरवर्ड में मूव कर रहा है. तो इसके ऊपर एक्सटर्नल एक एजेंट फोर्स हमने दिया तो इसका जो मोशन है वो स्टॉप हो गया. मतलब इसका जो स्टेट था, जो कि मोशन का स्टेट था, वो चेंज होकर रेस्टिंग स्टेट में ये आ गया, ठीक है. तो बेसिकली फोर्स यही है. इट इज मे बी पुश और पुल इन नेचर, ठीक है. तो वो तो हो गया फोर्स का नेचर. तो वैसे इसका जो ऐसा यूनिट है या फिर इसको लिखा जाता है न्यूटन या फिर किलो न्यूटन में, ठीक है. और इसका ऐसा यूनिट है न्यूटन, एज वी ऑल नो. अब आते हैं व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स. रिजल्टेंट फोर्स इज अ सिंगल फोर्स और टोटल फोर्स और इक्विवेलेंट फोर्स which can produce the same effect as it is produced by the number of forces acting on the body. अब इसका मतलब क्या है? समझिए, पकड़िए एक सिस्टम है या फिर एक बॉडी है, वहां पे नंबर ऑफ फोर्सेस जो है वो एक्ट कर रही है, ठीक है. अब रिजल्टेंट फोर्स एक वो सिंगल फोर्स है जो कि ये जो बॉडी है इसमें इतने सारे फोर्सेस जो एक्ट कर रहे हैं, इसके लिए इस बॉडी में मतलब कुछ इफेक्ट तो प्रोड्यूस हो रहे हैं ना. तो ये सारे फोर्सेस को अगर हटा के इसका ऑल टोटल एक फोर्स हम ले ले विच इज इक्विवेलेंट टू ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, जो कि सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा. जैसे कि यहाँ पे इतने सारे फोर्सेस इस बॉडी पे काम कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं. अगर इन सबको हटा के एक सिंगल फोर्स हम ले ले इसकी इक्विवेलेंट, जो कि इतने सारे फोर्सेस के सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करते हो इस बॉडी पे, तो उस फोर्स को हम बोलेंगे, उस इक्विवेलेंट या फिर उस टोटल फोर्स, उस सिंगल टोटल फोर्स को हम कहेंगे रिजल्टेंट ऑफ फोर्स, ठीक है. तो ये था रिजल्टेंट फोर्स. जैसे कि अगर इन सारे फोर्सेस को इस बॉडी में से हटा के इक्विवेलेंट इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है हम लोग यहाँ पे एक्ट कराएंगे, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, तो ये बॉडी कौन से डायरेक्शन में मूव होएगा? जिस डायरेक्शन में इसका रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में ये बॉडी मूव होगी, ठीक है. तो ये था रिजल्टेंट फोर्स का डेफिनेशन जो मैंने एक्सप्लेन किया, फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स का डेफिनेशन. अब आते हैं कि इस रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड आउट करने के बहुत सारे मेथड्स है, ठीक है. अब आते हैं वो सारे मेथड्स में जो मैं बहुत ही ब्रीफ में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी. तो अब आइए चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड आउट करने के क्या क्या मेथड्स है. थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं. बाय द वे, इस रिजल्टेंट फोर्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल आर के थ्रू, ठीक है. कैपिटल आर से रिजल्टेंट फोर्स को डिनोट किया जाता है. तो इसके क्या क्या मेथड्स है? तो पहले तो जो रिजल्टेंट फोर्स के वो डिटरमाइन या फिर फाइंड आउट करने का जो मेथड है उसको पहले तो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक तो एनालिटिकल मेथड है और एक है ग्राफिकल मेथड. तो ये ग्राफिकल मेथड क्या है? जो कि आपको ग्राफ पेपर के ऊपर वेक्टर डायग्राम या फिर स्पेस डायग्राम ये सब ड्रॉ करके फाइंड आउट करना पड़ेगा. अगर आप लोग चाहते हैं तो इसके ऊपर भी डिटेल्स में
हर एक मतलब मेथड के ऊपर डिटेल्स में एक वीडियो आ सकता है एक-एक करके, तो आप इसीलिए कमेंट कीजिएगा अगर आप लोगों को चाहिए। तो ये हो गया ग्राफिकल मेथड जिससे हम लोग ने ग्राफ पेपर के ऊपर जो है रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड आउट किया। अब आता है एनालिटिकल मेथड पे। ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है ट्रिगोनोमेट्रिक मेथड जिसके अंदर आता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम और एक है अलजेब्रिक मेथड जिसके अंदर आता है मेथड ऑफ रेजोल्यूशन। तो ये जो एनालिटिकल मेथड है इसके अंदर जो 2 आते हैं अलजेब्रिकल एंड ट्रिगोनोमेट्रिक मेथड, ये सारे हम क्या करेंगे ये हम लोग कॉपी में या फिर बुक में सॉल्व करेंगे पेन और पेपर से कैलकुलेट करके, ठीक है। तो ये जो एनालिटिकल मेथड है इसके अंदर आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड और जो कि जिसमें आता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एक्सेट्रा। तो अब आते हैं लॉ पे। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस क्या कहती है? लॉ यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा है कि इट स्टेट्स if two forces acting simultaneously on a particle be represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram, their resultant may be represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram which passes through their point of intersection. अब इसका मतलब क्या है? चलिए समझते हैं। पकड़ लीजिए ये एक जो है पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये पैरेललोग्राम है BCAO, ठीक है। इसका जो 2 एडजेसेंट साइड्स है ये OB और OA। अच्छा, एडजेसेंट का मतलब होता है जो पास-पास हो, जैसे कि ये दोनों साइड पास-पास है, ये दोनों साइड पास-पास है, लेकिन ये दोनों पास-पास नहीं है या फिर ये BC और OA पास-पास नहीं है, जो साइड एक दूसरे के पास-पास हो, ठीक है, उन लोगों को एडजेसेंट साइड्स कहा जाता है। यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया कि OA और OB कंसिडर कर रहे हैं कि ये दोनों एडजेसेंट जो साइड्स है, ठीक है, वो इस P फोर्स और Q फोर्स को मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पैरेललोग्राम हो गया इसके 2 एडजेसेंट साइड्स OB एंड OA क्या कर रहे हैं? ये Q और P फोर्स को मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फिर इन लोगों का जो रिजल्टेंट है ये R, ठीक है, वो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है OC, ये डायगोनल OC इन दोनों का जो ये दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट फोर्स है R, उस रिजल्टेंट को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये और ये डायगोनल कहाँ से पास कर रहा है? ये दोनों जो साइड्स है एडजेसेंट साइड्स जैसे पैरेललोग्राम का जो है OB एंड OA, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब ये दोनों साइड्स जहाँ ये दोनों साइड्स जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है या फिर एक दूसरे को मीट कर रही है कह लीजिए। तो अभी यहाँ पे ये दोनों साइड्स OB और OA एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। और इसी पॉइंट से लिया गया हुआ जो डायगोनल है जो कि है OC इस पैरेललोग्राम का, वो रिजल्टेंट फोर्स को मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन-कौन से फोर्सेस के रिजल्टेंट को? फोर्स Q और P के, जो कि इस पैरेललोग्राम के 2 एडजेसेंट साइड्स OB और OA के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में। तो यही था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, इसका एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं ये इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है रिजल्टेंट को निकालने का, वो कैसे निकाला जाता है या फिर कैसे निकाला जा सकता है? चलिए, अब ये जो पैरेललोग्राम है जो कि OBC है, इसका जो OA साइड है इसको हम एक्सटेंड करेंगे। चलिए एक्सटेंड करते हैं इस डॉटेड लाइन के थ्रू हम एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। अब पकड़ लीजिए इसको, इस OA को हमने एक्सटेंड किया इस D पॉइंट तक, ठीक है। अब जो है इसके ऊपर से हम मतलब ये C पॉइंट से हम इस पॉइंट को, अच्छा चलिए ये OA पॉइंट OD पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अब ये जो C पॉइंट है यहाँ से एक हम जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे OD तक, ठीक है, ओके, ठीक है। तो पकड़ लीजिए ये हो गया हमारा। तो हमने क्या किया और एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा ठीक से। ये जो OA साइड है इसको हमने एक्सटेंड किया D पॉइंट तक, ठीक है। और उसके बाद ये जो C पॉइंट है, C पॉइंट से एक डायरेक्ट हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस एक्सटेंडेड OA यानी कि OD के ऊपर, ठीक है। अब देखिए
ये जो क्यू और पी के बीच का एंगल दोनों था वो था थीटा, हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है। सपोज ये है थीटा एंड इन दोनों के बीच का मतलब ये जो रिजल्टेंट है उसके और पी के बीच का जो एंगल है उसको ले लेते हैं, मतलब उसको कंसिडर कर लेते हैं अल्फा, ठीक है। अब ज्योमेट्रिकली देखा जाए तो यही लाइन मतलब इसी ओ ए को तो हमने एक्सटेंड किया, इसके ऊपर अगर ये ओ बी ओ ए के साथ अगर थीटा एंगल बना रहा था तो फिर क्या हुआ, इसी को तो हमने एक्सटेंड किया और ये जो ओ बी का पैरेलल लाइन है ऐसे इस ये भी इस एक्सटेंडेड ओ ए यानी कि ओ डी के ऊपर थीटा एंगल ही क्रिएट करेगी ऑब्वियसली। तब ये भी हो गया हमारा थीटा। अब चलिए ये जो ट्रायंगल ओ सी डी है इसमें अगर हम लोग आर यानी कि आर फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो क्या होता है, तो हम लोग लेते हैं, हम लोग कंसिडर करते हैं ये वाले ट्रायंगल को, ये ओ सी और डी को। तो इस ओ सी डी ट्रायंगल में ये हमको देख के ही समझ में आ रहा है कि ये ओ सी डी ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पे पाइथागोरस का जो थ्योरी है वो अप्लाइड होगा थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे ये ओ सी डी का सी डी हो गया इसका परपेंडिकुलर, ओ डी हो गया बेस और ओ सी हो गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग इसी ट्राइंगल पे राइट एंगल ट्राइंगल पे ये लो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसीलिए ओसीडी जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बना है उसके ऊपर हम लोग ये लिख सकते हैं कि इन लोगों का जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज ओ सी इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस क्या है ओडी, तो ओडी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि सी डी का स्क्वायर, ओके। अब ओसी के तो हम देख ही पा रहे हैं कि ओसी की जगह हम आर लिख सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली आर रिप्रेजेंट कर रही है ओसी से, ठीक है। तो ओसी की जगह हमने लिख लिया आर, आर स्क्वायर, ठीक है। अब ओडी की जगह क्या लिख सकते हैं, ओडी, हाँ। तो आर इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये ओ सी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ डी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। तो ओ सी को तो हम लोग ओ सी की जगह लिख सकते हैं। अब ओ डी की जगह क्या लिख सकते हैं, देखिए ये जो ओ और डी है, ठीक है, ये दोनों पार्ट्स में डिवाइडेड है, ओ ए एंड ए डी। तो हम ओ सी को लिख सकते हैं ओ ए प्लस ए डी, तो ओ डी की जगह सॉरी ओ डी को हम लिख सकते हैं ओ ए प्लस ए डी। तो हम अभी ओ डी की जगह लिखेंगे ओ ए प्लस ए डी, ओ डी की जगह हम लिखेंगे ओ ए प्लस आई एम सॉरी ओ ए प्लस ए डी, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी डी। चलो हो गया। अब नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखिए ये जो ओ ए है ओ ए के जगह हम ओ ए की जगह हम पी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ओ ए की जगह लिख देते हैं पी ओ ए की जगह, ठीक है। ए डी की जगह क्या लिख सकते हैं, ये जो ए डी है, ठीक है। अब हम अगर यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ, अगर मैं ट्राइंगल ए सी डी कंसिडर करूँ, ठीक है, ट्राइंगल ए सी डी अगर मैं कंसिडर करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो है कॉस थीटा क्या है, हम लोगों को कॉस थीटा क्या पता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो अब ये जो है ए सी डी ट्राइंगल में कॉस थीटा क्या होता है, हम लोग कॉस थीटा क्या जानते हैं, कॉस थीटा इज बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल है ए सी डी पे, यहाँ पे बेस ए डी है और हाइपोटेन्यूज है ए सी। तो फिर हम लिख सकते हैं ये ए सी डी पे cos theta is equals to base which is AD by hypotenuse that is AC, ठीक है, लिख सकते हैं। तो फिर AD अगर cos theta equals to हो गया AD by AC, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या लिया यहाँ पे cos theta is equals to AD by AC, ठीक है, दिख रहा है।
तो फिर एडी को क्या लिख सकते हैं हम लोग? एडी को लिख सकते हैं AC cos थीटा, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, ठीक है। तो एडी इक्वल्स टू AC cos थीटा, एडी की जगह हम लोग लिख सकते हैं AC cos थीटा इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब CD सिमिलरली ये ACD राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग जानते हैं साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? CD बाई हाइपोटेन्यूज, दैट इज AC। मतलब साइन थीटा इक्वल्स टू हमें पता है कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो ये ट्राइंगल जो है ACD, इसमें साइन थीटा हम लोग लिख सकते हैं CD बाई AC। सो यहाँ पे CD क्या हो गया? CD हो गया AC साइन थीटा, ये आ गया हमारा, ठीक है। तो हम लोग CD की जगह लिख सकते हैं AC साइन थीटा। यहाँ चलिए लिख लेते हैं CD की जगह AC साइन थीटा इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये, देखिए और क्या आता है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी, ठीक है। अब AC की जगह ये है AC, ठीक है। अगर OB क्यू है तो AC को भी, तो AC की जगह भी तो क्यू लिख सकते हैं क्योंकि OB एंड AC आर इक्वल, ठीक है। तो हम OB अगर क्यू है AC की जगह भी क्यू लिख सकते हैं। तो AC की जगह क्यू लिख के हम लोगों को मिलता है क्यू कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर, प्लस अगेन AC की जगह क्यू लिखते हैं क्यू साइन थीटा होल स्क्वायर। अभी नेक्स्ट लाइन में क्या आता है देखिए, और आर स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर इन दोनों को हम a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में जो कहते हैं डिवाइड कर दे, ठीक है, या फिर इन दोनों को a प्लस बी होल स्क्वायर के जो फॉर्म में अगर लिखे तो a प्लस बी होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे a हो गया, p हो गया a, और q cos थीटा हो गया b। तो हम क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि cos थीटा का होल स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या है? q साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा सॉरी, एक मिस्टेक, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? a मतलब p स्क्वायर 2pq cos थीटा 2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे b है q cos थीटा। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं? q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि q cos थीटा हमारा b था, तो b स्क्वायर क्या होता है? q cos थीटा का होल स्क्वायर, दैट इज q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या है? प्लस q साइन थीटा का होल स्क्वायर को अगेन लिख सकते हैं q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में आते हैं, और आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, जैसा है उसको वैसे रहने दीजिए, 2pq cos थीटा, ठीक है। अब ये जो q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, इसमें से हम लोग ये q स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हमारा आ जाता है? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे जगह बन नहीं पा रहा है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर का क्लीन करके वापस आती हूँ। तो हम लोग कहाँ पे थे? आर स्क्वायर हम लोग का आया था, आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा प्लस q स्क्वायर कॉमन लेके ब्रैकेट के अंदर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए हम लोग पी स्क्वायर जो जैसा है उसको पहले यहाँ तक लिख लेते हैं, 2pq cos थीटा प्लस q स्क्वायर। अब cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हम लोगों को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है, हम लोग को ये पता है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्यू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1, तो q इंटू 1। फिर नेक्स्ट लाइन में फिर क्या हो गया? आर स्क्वायर हमारा आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू 1 क्या आता है? क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ये आ गया हमारा आर स्क्वायर का वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है? आर क्या आएगा? रूट ओवर ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो यही जो है, यही है हमारा
रिजल्टेंट का फॉर्मूला जो हमें फाइंड आउट करने को दिया जाता है। चलो ये आ गया, ठीक है। ये रहा हमारा रिजल्टेंट का वो फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला जो कि हमें फाइंड आउट करने को दिया जाता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस में, ठीक है। अब और एक छोटी सी चीज देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग ये जो रिजल्टेंट आ रहे और फोर्स P है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है अल्फा, उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, चलिए। अब ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल OCD, अगर हम लोग ये वाला ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं OCD, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे tan अल्फा का वैल्यू हम tan अल्फा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, हम लोगों को पता है tan इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल OCD में परपेंडिकुलर है CD और बेस है OD, तो हम लोगों ने लिख लिया। अब CD की जगह हम लोगों को इससे पहले पता लग चुका है कि CD की जगह हम लोग लिख सकते हैं AC साइन थीटा, ठीक है, AC साइन थीटा। और OD को क्या लिख सकते हैं, OA प्लस AD, अगेन OA प्लस AD, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, AC साइन थीटा, ठीक है। OA की जगह हम P लिख सकते हैं, क्योंकि OA P लिख सकते हैं, प्लस AD। AD की जगह हमने पहले क्या लिखा, AD की जगह लिख सकते हैं, थोड़ी देर पहले हमने देखा कि AD की जगह हम लोग लिख सकते हैं AC cos थीटा, ठीक है। तो अब क्या है, देखिए AC की जगह हम लोग Q लिख सकते हैं, क्योंकि OB एंड AC आर इक्वल, ठीक है। अगर OB Q हुआ, AC भी Q लिख सकते हैं, तो AC की जगह Q लिख लेते हैं, Q साइन थीटा बाई C प्लस अगेन AC की जगह Q लिखते हैं, Q cos थीटा। ये आ गया हमारा tan अल्फा का जो है वैल्यू। तो फिर अल्फा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं tan इनवर्स, ये जो पूरा है इसको क्यू साइन, ये पूरा एक्सप्रेशन को क्यू साइन थीटा बाई सी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो ये आ गया हमारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला, और ये आ गया हमारा जो अल्फा है, जो कि रिजल्टेंट एंड पी, इन दोनों के बीच का जो एंगल है, रिजल्टेंट एंड पी फोर्स के बीच का जो एंगल है, इन दोनों का बीच का एंगल है अल्फा। इसका फॉर्मूला भी यहाँ पे हमारा आ गया, ठीक है। तो ये था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, और उसमें से कैसे हमने ये आर रिजल्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट किया, फिर ये रिजल्टेंट आर और पी फोर्स के बीच का जो एंगल है अल्फा, उसका जो वैल्यू है, उसका जो फॉर्मूला है, वो हमने कैसे फाइंड आउट किया, ये आपने देखा। तो अब देखिए, अगर हम लोगों को ये बोला जाए कि ये जो पी एंड क्यू फोर्स है, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था इस पैरेललोग्राम ओबी सी ए के दो एडजेसेंट साइड्स ओबी एंड ओ ए के थ्रू, अगर हमें बता दिया जाए कि ये इन दोनों के बीच का जो क्यू एंड पी का जो बीच का एंगल थीटा है, उसका वैल्यू अगर हमें बता दिया जाए, ठीक है, तो हम लोग रिजल्टेंट का वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। अगर हम लोग को सपोज बता दिया जाए कि थीटा इक्वल्स टू बता दिया जाए सपोज 90 डिग्री, या फिर थीटा इक्वल्स टू बोला गया कि 0 डिग्री, या फिर थीटा इक्वल्स टू हमें बता दिया जाए 180 डिग्री, ठीक है। तो फिर हम लोग कैसे जो है ये रिजल्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये जो मैंने अभी बताया, ये सारे प्रॉब्लम्स आपको अगर सॉल्व करना है, या फिर बाकी और भी बहुत सारे टाइप्स के प्रॉब्लम है, अगर ये सॉल्व करना सीखना है, तो कमेंट करना इस वीडियो का, मतलब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस के प्रॉब्लम्स के एंड उसके सॉल्यूशंस के ऊपर इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें मैं लेके आऊंगी। अगर आप लोग कमेंट में, आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और आप लोगों के कमेंट के ऊपर मैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी, जिसके ऊपर की ये जो सारे न्यूमेरिकल्स है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस के, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स है मैथमेटिकल, वो हम लोग सॉल्व करेंगे, जहाँ की ये बेसिक चीजें भी देख लेंगे। अगर थीटा 90 डिग्री हुआ तो क्या होता है रिजल्टेंट का वैल्यू, थीटा 0 डिग्री में क्या होता है, थीटा 180 डिग्री में क्या होता है, या फिर और भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो इंटरेस्टिंग मैथमेटिकल न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, वो उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे। और आप लोगों को अगर इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए, ये सब आप लोगों को अगर सीखना है, तो आपको कमेंट में बताना, ठीक है। So that was it for today. Hope you guys enjoyed the video learning with me,
एंड इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड हमारे चैनल को ऐसे और भी कंटेंट्स के लिए सब्सक्राइब करें और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें, सो दैट हमारे चैनल में कोई भी अगर न्यू टॉपिक के ऊपर वीडियो आता है वो आप तक पहुंच जाए, उसका नोटिफिकेशन सही तरीके से आप तक पहुंच जाए। एंड और एक बात, अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक के ऊपर एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए इस तरह का, तो आप लोग कमेंट में वो टॉपिक जो है मेंशन करना, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग ये वीडियो को फिर से एक बार बोलती हूँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।